find up in the physical properties and all. तो रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक्स, अब अगली बात है कि ये रिएक्शन कैसा देते हैं। देखो किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाए जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले उनको बना लिया है ना, हाउ दे लुक लाइक, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन देन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज की वो दिखते कैसे हैं। दिखते का मतलब हो गया उसमें क्या क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, एंड फिजिकल स्टेट आएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी आएगी, ऐसी चीजें, डाइपोल मूवमेंट आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएंगे, ये फिजिकल चीजें हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो आगे कैसे रिएक्ट करेंगे, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस दैट दे विल गिव। तो नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions. So regarding the nucleophilic substitution reactions, what would happen? जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो क्या है, देखो जैसे R और X है, ये है ना हेलोएल्केन। अब ये आपके जो हेलोएल्केन्स हैं इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, मैं पेयर और नेगेटिव दोनों, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो इस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। एक्स भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ठीक है। एक्स नेगेटिव यहाँ से बाहर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, तो दिस इज आर एंड एन यू, ठीक है, प्लस एक्स नेगेटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इज नेगेटिव, तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखो सब्स्टिट्यूशन कौन किसका कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब्स्टिट्यूशन ना बेटा हमेशा स्ट्रॉन्ग करता है वीक का, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे वीक था, एक्स नेगेटिव इससे बाहर चला जाएगा और नया न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बहुत आसान है, मतलब एक को हटाना है दूसरे को लगाना है, वो काफी सारे रिएक्शन भी हम देखेंगे। पर मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमें कैसे पता लगेगा क्या क्या मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो हमें जो आज डिस्कस करना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का? तो रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टू टाइप्स हैं मैकेनिज्म के। पहला है SN1, वन को हम सर पे भी लिख सकते हैं, पैर में भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो क्यों यूनिमॉलिक्यूलर कहलाता है, ये वन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो दिस इज अ SN1, दैट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सेकेंड इज अ SN2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बाई मॉलिक्यूलर, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, बाई का मतलब दो हो गया ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो unimolecular and the bimolecular nucleophilic substitution reactions, these are the two types of the mechanisms बेटा that we have to discuss। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम SN1 रिएक्शन। देखो ये ना अपने नेम से अपोजिट होता है, नेम से उल्टा होता है। अगर SN1 रिएक्शन है तो ये बेसिकली होगा 2 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में होता है SN1 रिएक्शन बेटा? 2 स्टेप्स में, इट टेक्स प्लेस इन द 2 स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा? देखो रिएक्शन तो हमें समझ में आता है, रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, दोनों में ये सेम होगा, मैकेनिज्म दोनों का डिफरेंट होगा, बट रिएक्शन तो सेम ही है। एसएन में एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा आएगा। तो स्टेप 1 में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन एटम है जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, यानी कि हेलो एल्केन है जो हमारे पास, उसमें ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है,
मतलब एक्स बाहर निकल जाता है, एक्स को हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट एज बेटा? लीविंग ग्रुप। याद रखना, ठीक है? मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख भी देती हूँ। एलजी का मतलब होता है लीविंग ग्रुप। ये एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है जिसको सब्स्टिट्यूट करना है। किससे करना है? दूसरे से करना है। तो ये जो लीविंग ग्रुप है पहले बाहर चला जाएगा, CH3 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और प्लस एक्स नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन। क्या बन गया बेटा? दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकटायन, यानी कि टर्शरी कार्बोकटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब स्टेप 2 में क्या होगा? व्हाट विल बी इन द स्टेप 2? अब ये क्यों बना कार्बोकटायन? कार्बोकटायन होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट किसको हम बोलते हैं? इंटरमीडिएट होता है जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। किसी भी रिएक्शन में कार्बोकटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, जो भी तुम नाइट्रीन्स, जो भी आप कार्बीन्स, जो भी ये सब बनाते हो ना, ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं। ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होते हैं, इसलिए जितने जल्दी फॉर्म होते हैं उतनी जल्दी आपस में रिएक्ट करके, मतलब आगे रिएक्ट करके फटाफट से खत्म हो जाते हैं। और क्योंकि ये स्टेबल था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कार्बोकटायन स्टेबल है, मैं ये कंपेयर कह रही हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल था, इसलिए ये टर्शरी हेलो एल्केन था, है ना? तो इसमें ये फटाफट से फॉर्म हो जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और स्टेप 2 में क्या होगा? जो आपका कार्बोकटायन बन गया, देखो पहले स्टेप में कभी इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, मेरी बात याद रखना। पहले स्टेप में कहीं पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आता। सेकेंड स्टेप में जब ये कार्बोकटायन बन जाता है तब आपका न्यूक्लियोफाइल आता है नया वाला, और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करता है। CH3 3 टाइम्स, देन इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये बन गया। अब देखने में क्या आया, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। देखने में क्या आया कि जो आपका सेकेंड स्टेप है ना, वो सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप है जो एक्चुअली में ऑब्जर्व किया गया है, और जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप है। ठीक है, दिस इज अ स्लो स्टेप एंड दिस इज अ फास्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्लो स्टेप एंड द फास्ट स्टेप? वैसे तो आपको पता लग ही रहा होगा, जब सेकंड स्टेप था ये प्लस एंड माइनस बन चुके हैं। अब जब प्लस एंड माइनस बन गए तो फिर तो आपको पता ही है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, फटाफट से कंबाइन कर लेंगे। और पहले स्टेप में बॉन्ड तोड़ना होता है, हमेशा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए जो आपका पहला स्टेप है रिएक्शन का, वो स्लो स्टेप है रिएक्शन का। इज दैट क्लियर और नॉट? और जो किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है ना, उसे बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, किताबों में भी लिखी होती है। और उसमें एक दिन में मान लो आपकी 500 रिम्स बनते हैं, या 200 उसमें व्हील्स बनते हैं, हैंडल बनते हैं 500, पर एक दिन में जो आपकी सीट बनती है वो 100 बनती है या 50 बनती है। तो आप, मैं पूछूं आपको, कितने साइकिल एक दिन में बाहर निकल के आएंगे उस फैक्ट्री से? तो तुम बोलोगे ना मैम 50, क्योंकि हर साइकिल को एक सीट तो दोगे ही। तो किसी अगर रिएक्शन में काफी सारे स्टेप्स जुड़े हुए हैं, उसमें से जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना, वो किसी रिएक्शन की स्पीड को डिटरमिन करता है, उसे हम बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और पहला स्टेप इसका रेट डिटरमिनिंग है। पहले स्टेप से इस इक्वेशन की स्पीड मेजर होगी। तो स्पीड कैसे लिखी जाएगी? रेट। रेट का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, रेट किस पे डिपेंड करेगा? पहले स्टेप पे। और रेट हमेशा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अभी शायद तुमने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है, जब पढ़ोगे तो पता लगेगा। तो इसमें पहले स्टेप में रिएक्टेंट क्या है? हेलो एल्केन। ठीक है, तो यानी कि रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? हेलो एल्केन पे। मैं बार बार बोल रही हूँ, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, क्यों? न्यूक्लियोफाइल स्मॉल स्लो स्टेप में आता ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप में आता ही नहीं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल किस स्टेप में आता है? सेकेंड स्टेप पे। तो इसलिए यहाँ पे 1 आता है ना, दैट्स वाई इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट इज 1। इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है दैट इज 1। ठीक है, ये इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी है विच इज 1। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कितनी स्पीशीज रिएक्ट कर रही है, और ऑर्डर हो गया ये 1 वाला, दिस इज अ 1। तो ऑर्डर इज 1, मॉलिक्यूलैरिटी इज 1। ठीक है, एंड
दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पे ये डिपेंड ही नहीं करता। तो ये है आपका SN1 रिएक्शन। मैं दोबारा से बता देती हूँ, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। अगर SN के सर पे 1 लिखा है तो ये एक्चुअली में 2 स्टेप्स में होगा। और ठीक है बेटा, तो यहाँ पे स्लो स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप में क्या होगा आपका, पहले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। कार्बोकेटाइन में आपका ये फॉर्म हो गया। कार्बोकेटाइन के बाद फास्ट स्टेप क्या हो गया, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन हो गया। और पहले स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। और रिएक्शन का रेट जो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, और जो स्लो स्टेप है आपका वो Rx⁻1, यानी कि आप कैसे लिखते हो किसी भी रिएक्शन का रेट, जो स्लो स्टेप होता है उसमें जो रिएक्टेंट है वो उसके अकॉर्डिंग, तो Rx⁻1। चलिए, ये तो हो गया SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म की होना कैसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अ graphical representation of the SN1 reaction. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है SN1 रिएक्शन की? ठीक है, SN1 रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? लेट अस चेक इट आउट ऑन दैट। हाँ जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो आपके पास एक्स और वाई एक्सिस में बनाना क्या है। एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और वाई एक्सिस में करेंगे एनर्जी। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का मतलब है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस की तरफ, और वो हो गया हमारा उसकी तरफ, एनर्जी वाई एक्सिस की तरफ, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस की तरफ। अब हमारे पास ये रिएक्शन होता है 2 स्टेप्स में। तो जब ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है ना, तो देखो इसकी कर्व कुछ ऐसी बनती है। पहले मैं आपको कर्व बना देती हूँ, देन स्टेप बाय स्टेप हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कर्व की नेचर ऐसी क्यों है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, पहली बात तो रेड कलर से लिख देती हूँ, यहाँ पे होते हैं आपके रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे होगा आपका एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड क्या बनता है, आपको सबको पता है, कार्बोकेटाइन बनता है और एक्स नेगेटिव रिलीज हो जाता है पहले स्टेप में। अब ये 2 पीक्स क्यों आई हैं इसमें? पहले वाली पीक किसके लिए है, थोड़ा सा दूर करके लिख देते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा इस ग्राफ में। पहले वाली पीक है स्टेप 1 के लिए, और दूसरे वाली पीक है स्टेप 2 के लिए। अब यहाँ पे बेटा ऐसे कीजिए इसको, आप देखो मैंने ना 2 तरह की लाइंस इसमें ड्रॉ की हैं, एक ये और एक ये वाली जो एनर्जी है जिसको मैं अब व्हाइट कलर से लिख रही हूँ, ये वाली एनर्जी है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इतनी एनर्जी आपके रिएक्टेंट के पास पहले ही थी, इतनी हमने इसे और दी, तो यहाँ पे बन गया आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, मैं यहाँ से कार्बोकेटाइन हटा देती हूँ, ऊपर जाके बना देती हूँ क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है, इसलिए ऊपर जाके बनेगा। तो यहाँ पे बन गया आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, या आप इसको R+ लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि कार्बोकेटाइन है ये R+ और X नेगेटिव। ठीक है, हाई एनर्जी से जाके यहाँ पे जब आता है ना, तो अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या है। ER जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। EA जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं बेटे, आप बहुत सीधा सीधा समझो। जैसे ना कुछ केमिस्ट्री तुम्हें आती थी, जितनी केमिस्ट्री तुम्हें आती थी वो क्या है, वो आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। कुछ आप लोग हमसे सीख रहे हो, तो अगर हमसे जो सीख रहे हो एक्सेस में हम तुम्हें दे रहे हैं वो है एक्टिवेशन एनर्जी।
अब इन दोनों को मिला के बनती है ये वाली पीक। ये जो टोटल पीक है ना, वो इन दोनों को मिला के बनती है, दिस वन। ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो दोनों का प्लस होती है एक्चुअली में, ठीक है, ये वाली। तो ई आर प्लस ई ए, इनको मिक्स करके बनेगी टी ई, विच इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जितनी मिनिमम चाहिए रिएक्शन को होने के लिए। रिएक्टेंट के पास कम से, मतलब तुम्हें नीट क्वालिफाई जे, अच्छा जे वाला बैच है तो जे क्वालिफाई करने के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए। इतनी तो हमने तुमसे, तुम्हारे पास पहले ही थी, इतनी हमने तुम्हें एक्स्ट्रा सप्लाई कर दी। तो दिस इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, दिस इज द मिनिमम amount of the energy, ग्राफ के साथ ना स्पेस बहुत कम पड़ रही है, मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी required by the reactants for reaction। और एक्टिवेशन क्या एनर्जी होती है? एक्सेस ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट, एक्सेस ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा। अब रिएक्टेंट ये पहाड़ चढ़ के आ गए और यहाँ पे पहुंच गए, और जो तुम्हारा कार्बोकटायन बना था उसमें हमने ऐड किया न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाला जो पोर्शन है ये सेकेंड वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर इसको ईए लिखते हो तो इसको ईए डैश लिख दो। अब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा RMU, और X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। बस इतना सा काम है। ईए डैश है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकेंड स्टेप, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकेंड स्टेप। दूसरे स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है ये। और बाकी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बाहर आ गया, और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया इसके साथ, और एक्स नेगेटिव इसका रिलीज हो गया। तो ये जो तुमने काम किया ना, देखो तुमने यही किया था पीछे, ये रहा। पहले स्टेप में तुमने कार्बोकटाइन और एक्स नेगेटिव बनाए थे, दूसरे में दोनों को मिला दिया था, नए न्यूक्लियोफाइल और इसको। तो ये देखो, ये अल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड ने सबसे पहले पहले स्टेप में इतनी एनर्जी इसके पास थी, इतनी हमने इसको और दी, तो ये कार्बोकटाइन बन गया, कार्बोकटाइन को न्यूक्लियोफाइल दिया, और वो आपका प्रोडक्ट बन गया। तो पहले वाले स्टेप का लंबा कर्व बनाना है, और उसका रीजन क्या है? पहले वाले स्टेप के कर्व लंबे होने का रीजन क्या है कि इसमें बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, और जिस स्टेप में लंबा पहाड़ चढ़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, उस वाले केस में आपका स्लो होगा, है ना, रिएक्टेंट को इतनी दूर तक जाना पड़ेगा। तो दैट्स कॉल्ड एज अ आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन। अब हम करते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का जैसे मैंने पहले आपको बोला कि मैम रिपीट करा दो एक बार। कौन सी चीज रिपीट करानी है? पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैम लास्ट में जो बताया आपने। किसके बारे में बेटा? पूछो, क्या पूछना है? मैम थ्रेशोल्ड एनर्जी ये जो बताया, ये वाला बता दो एक बार। थ्रेशोल्ड एनर्जी पता कितनी होती है? जैसे मान लो कि तुम्हें 100 नंबर का पेपर आया है ना, 100 नंबर के पेपर में तुम्हारी कट ऑफ 60 जा रही है, ठीक है, या 70 जा रही है, तो 70% तुम्हारे अगर पास मार्क्स उसमें आते हैं तब तुम्हें सिलेक्शन होगी। तो मान लो तुम्हारे रिएक्टेंट कहाँ पे है? देखो बेटे, ये जो पैर है ना इसका ग्राफ का, ये वाला, ये रिएक्टेंट है, जहां पे मेरा अभी कर्सर जा रहा है ना, तो ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के पास तो अभी 30 नंबर है सिर्फ। अब 30 नंबर तुम्हारे पास हैं, जिसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो तुम्हारी अपनी केमिस्ट्री थी, उसमें हमें 30 में कितने डालने पड़ेंगे 70 बनाने के लिए? 40 डालने पड़ेंगे ना। तो रिएक्टेंट को तो यहाँ 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 चढ़ना है, इतने ऊपर तक आना है। तो बेटा बाकी जितनी एनर्जी देनी पड़ी ना, ये रेड लाइन से ऊपर तक, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। उसके लिए तुम क्या करते हो? किताबें पढ़ते हो, कोचिंग ज्वाइन करते हो, टीचर से पूछते हो, ठीक है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। अब नंबर तो टोटल 70 चाहिए ना, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी कि 30 नंबर तुम्हारे
प्लस एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने तुम्हें सिखाया, उन दोनों को मिला के जितनी एनर्जी बनती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए। देखो बेटा, रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए तभी तो इस पहाड़ तक चढ़ पाएंगे ना ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट पहुंच गया। अभी रिएक्टेंट क्या बन गया? कार्बोकेटायन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटायन थोड़ा सा स्टेबल होता है, उसमें हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो फिर वो दोबारा से पहाड़ चढ़ता है, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमेशा लोअर एनर्जी का आएगा। आप जिंदगी में देख लेना, अगर रिएक्टेंट आपका ये है तो प्रोडक्ट ये है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैं ग्राफ बना रही हूँ। अगर यही ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए होता तो फिर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। तो ये इसका टोटल ग्राफ है। पहले रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी, कुछ हमने दी, टोटल मिला के थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई, फिर आपका रिएक्टेंट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया, फिर वो दोबारा न्यूक्लियो होने के बाद मतलब डाउन क्यों आया इसका ग्राफ? डाउन इसलिए आया कि आप सोचो ना, अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल ही ना हुआ तो फिर हमें प्रोडक्ट बनाने का क्या फायदा। तो अगर तुम्हारा नेट रिएक्टेंट इतना था तो प्रोडक्ट की इधर एनर्जी है ना, ये वाली लाइन में एनर्जी है देखो, तो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है तो प्रोडक्ट की एनर्जी तो बेटा उससे कम ही दिखाओगे ना। रिएक्शन हमेशा तब होता है जब रिएक्टेंट से किसकी एनर्जी कम होती है? प्रोडक्ट की एनर्जी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, ज्यादा हो गई तो वो कम स्टेबल होगा। हमें क्या दिखाना होता है? हमेशा प्रोडक्ट कम एनर्जी का दिखाना होता है। अगर प्रोडक्ट कम एनर्जी का होगा तभी स्टेबल होगा ना। एनर्जी तब जब कम होती है तब चीज स्टेबल होती है। तो इसलिए हम प्रोडक्ट वाली लाइन को थोड़ा सा रिएक्टेंट से नीचे दिखाएंगे। ठीक है बेटा? इसमें ओके। अब आप ना इसी से कंपेयर करते चलना थोड़ा थोड़ा। SN2 रिएक्शन क्या होता है? SN2 रिएक्शन के सर पे 2 है, पर मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसको ना थोड़ा सा अलग वे से लेंगे। अगर ये SN2 रिएक्शन है तो ये 1 स्टेप में होता है। 1 वाला कितने स्टेप में होता था? मैम 2। SN1 वाला कितने स्टेप में होता था? मैम 2। हाँ, तो ये SN2 वाला कितने में होगा? SN2 वाला 1 में होगा। तो थोड़ा सा इनके नाम को भी आप ध्यान से देखोगे, नाम से ही काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो एक ही स्टेप है, तो सबसे पहले आपका रिएक्टेंट ले लेंगे हम। ये लिया हमने हेलो एल्केन। अब क्योंकि एक ही स्टेप है ना, तो इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से नहीं जाएगा, पीछे से जाएगा। कौन मुझे बताएगा कि न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से अटैक क्यों नहीं किया, पीछे से क्यों किया? मैम क्योंकि ये स्टेबल नहीं था वह। क्योंकि फ्रंट में एक्स भी तो लगा हुआ है ना, एक्स लीविंग ग्रुप है, तो इस पे भी तो इलेक्ट्रॉन है। देखो दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक न्यूक्लियोफाइल को हम हटा रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल को हम लगा रहे हैं। तो जिस न्यूक्लियोफाइल को हम हटा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आने वाला अटैक करेगा तो तुम्हें नहीं लगता नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगी? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो इसलिए ये हमेशा बैक अटैक करता है। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, ये आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ये पहले वाला ये न्यूक्लियोफाइल नया आ गया और ये पहले वाला हो गया। अब आप देखो कि ये वाले तो अभी कंप्लीटली हटे नहीं है और नया अभी कंप्लीटली लगा नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट नहीं है। लास्ट में तुमने देखा होगा कि इंटरमीडिएट बनता है। बात समझ पा रहे हो? लास्ट यस में मैम। देखा होगा क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट। अब कितने बच्चे पूछ लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट कि मैडम इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में ये डिफरेंस होता है, इंटरमीडिएट को सेपरेट किया जा सकता है, ट्रांजिशन स्टेट को सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें देखो रिएक्टेंट वाला बॉन्ड टूट रहा है, प्रोडक्ट वाला बॉन्ड बन रहा है, तो कहने का मतलब है कि इस वाले सिस्टम में आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अभी आइसोलेट नहीं हुआ, ये बीच वाली स्टेट है जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और कार्बन के कितने बॉन्ड बने नजर आ रहे हैं तुम्हें? 5 नजर आ रहे होंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन है पेंटावेलेंट कार्बन, हाईली अनस्टेबल। पेंटावेलेंट कार्बन हाईली अनस्टेबल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप नहीं, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये वाला कंप्लीटली हट जाएगा और ये लग जाएगा, पर ऑपोजिट डायरेक्शन से लगेगा। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल। अब इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा?
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट यहाँ पे दो चीजों पे डिपेंड करता है, द वन इज अ एल्काइल हैलाइड एंड द अदर इज अ न्यूक्लियोफाइल। पिछली बार दो स्टेप्स थे जिसमें से एक में हम रिएक्शन का रेट लिखते थे और उसमें सिर्फ हमारे पास एल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट होता था। यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टेप है जिसमें दो रिएक्टेंट है, एक तो एल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल। तो जब एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दो रिएक्टेंट हैं तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो गया ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है और एल्काइल हैलाइड भी कैसा है। तो ये 1+1 is 2, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन के सर के ऊपर 2 आता है, इसको बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the SN2 reaction. तो रिगार्डिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN2 रिएक्शन में वो तो सेम ही बनाएंगे हम। एक साइड पे होगा तुम्हारा प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और दूसरी साइड में होगा आपका एनर्जी। अब बेटा इसमें क्योंकि एक ही है तो हमें दो पीक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि ये एनर्जी किसकी है और ये एनर्जी किसकी है? अभी आपने पिछले ग्राफ में भी ये देखा था, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से हमेशा कम होती है। प्रोडक्ट वाली लाइन को थोड़ा नीचे खींच के लाएंगे। अब इसमें हमारे पास ये वाली जो एक्सेस ऑफ एनर्जी हम रिएक्टेंट को दे रहे हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और हाईएस्ट स्टेज पे यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। चलिए अब इस रिएक्शन में ये भी लिख देते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पे था। स्टार्टिंग में ही न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है और लास्ट में न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और एक्स बाहर निकल जाता है। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बाकी टर्म सारी वही है जो पहले लिखी थी, ये का मतलब भी वही है, सभी चीजों का मीनिंग वही है। और ये टोटल एनर्जी जो हो जाएगी ये हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम चलिए मैम लास्ट वाला रिपीट कर दो फिर से। पूछिए, आप कौन सा पूछ रहे हो, पॉइंट पूछो। काफी रिपीट कर दो। बेटा आप ना एक्चुअली में कंसंट्रेट करके वो चीज याद रखा करो आप क्या पूछ रहे हो। अगर तो आप एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जितनी हमें एक्सेस में देनी पड़ती है उनको। अगर आप ER पूछ रहे हो तो वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है जो उनके पास पहले ही होती है। अगर आप उनको दोनों को जोड़ के क्या बनता है ये पूछ रहे हो तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि कौन ऊपर कौन नीचे है तो रिएक्टेंट नीचे होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपका थोड़ा सा हाई एनर्जी पे बनाया है मैंने, प्रोडक्ट कम एनर्जी का बनाया है क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा, और ऊपर ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद इसकी ना जो टर्म्स हैं आप पिछले ग्राफ से कॉपी कर सकते हो, सब सेम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन, इसमें से क्वेश्चन आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन रेट, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि SN1 रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी या SN1 रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी। कौन अफेक्ट करेगा SN1 रिएक्शन के रेट को? चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा नेचर ऑफ द हेलोएल्केन।
तीन ही तो चीजें हैं इसमें, एक हेलो एल्केन, एक न्यूक्लियोफाइल, एक लीविंग ग्रुप, तो उन्हीं की नेचर को ढंग से पढ़ना है। तो नेचर ऑफ द हेलो एल्केन, नेचर ऑफ द हेलो एल्केन में या तो एल्काइल हैलाइड ऐसा हो सकता है, मैं अभी SN1 की बात कर रही हूँ, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और ये एक तरह का 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब क्वेश्चन ये है कि नेचर ऑफ हेलो एल्केन कैसे अफेक्ट करेगी, किसमें SN1 फास्ट होगा और किसमें स्लो होगा। आपको पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, अभी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। तो जब SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है, ये जब होगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। कौन सा स्टेप रेट को अफेक्ट करेगा, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, और ये 0 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। अब अगर कार्बोकैटायन ही बनता है तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जीओसी में भी तुम्हें सिखाया था। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन आपका ये वाला 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, देन इज दिस। ठीक है, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स would be 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे रिएक्टिव, then 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, then 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, and then 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड। So this is the order of reactivity of haloalkane. 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री का रट्टा नहीं मारना होता, क्राम नहीं करना इसे, बस एक बात याद रखनी है कि रिएक्टिविटी ऑफ haloalkane टुवर्ड SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जहां आपको कार्बोकैटायन स्टेबल मिलेगा वहां आपका SN1 रिएक्शन ही होगा। द रिएक्टिविटी ऑफ haloalkanes toward SN1 reaction is directly proportional to the stability of the carbocation. जहां पे आपका कार्बोकैटायन स्टेबल मिलेगा वहां पे SN1 रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, और यहाँ पे 3 में मिलता है। सेकेंड टाइप है आपका नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे मैं कुछ न्यूक्लियोफाइल लिख देती हूँ। मान लो पहला न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वाटर, तीसरा न्यूक्लियोफाइल है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और फोर्थ न्यूक्लियोफाइल है आपका C2H5O नेगेटिव। तुम मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड द SN1। अगर ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं तो किस केस में SN1 फास्ट होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल toward SN1 reaction. चलो think about it and tell me
कौन से वाले केस में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा? In which the SN1 reaction is the with the maximum speed. जल्दी से बताओ। बताओ जी फटाफट, किस वाले केस में SN1 सबसे फास्ट होगा? क्विकली क्विकली, इतना टाइम नहीं लगाना। किस वाले में लगता है आपको? मैम डी ऑप्शन। अच्छा, आपको बी क्यों लगा बेटे? वाटर लगा अविनाश को। क्यों लगा आपको, बताइए। Why you are thinking about this? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ SN1 में। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? पढ़ के बताओ मुझे, क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ SN1 किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? ये क्या है? ये हेलो एल्केन नहीं है? यस और नो? अरे इज दिस अ हेलो एल्केन और नॉट RX? यस मैम। यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है? नो मैम। न्यूक्लियोफाइल किस स्टेप में आता है? फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है? SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, और फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब पहले स्टेप से पता लगेगा कि रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, सेकंड स्टेप पे तो डिपेंड ही नहीं करता। बेटे चीजों को सिर्फ सुनना नहीं होता है, अप्लाई भी करना होता है। तो इसका आंसर आएगा सेम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड SN1। यहां पे आएगा SN1 रिएक्शन do not depend upon SN1 reaction do not depend upon the nature of the nucleophile. Yes or no? SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता ही नहीं है। SN1 के ऑर्डर में कहाँ आता था न्यूक्लियोफाइल? SN1 के ऑर्डर में न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल नहीं आता था। सही बोल रही हो नहीं सही बोल रही हो? ठीक है, SN1 रिएक्शन कभी भी न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ हेलो एल्केन पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इज द नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप कैसे करेंगे इसका आंसर? देखो बहुत सीधी सी बात है, हमारे पास ये लीव कर रहा है ना, तो RF हो सकता है अल्काइल हैलाइड, RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, और RI हो सकता है। तो इन सब में लिविंग ग्रुप कौन है? F। तो जो जल्दी बॉन्ड टूटेगा वो अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करेगा। अब आपको ये देखना है I जल्दी टूटेगा, Br जल्दी टूटेगा, Cl जल्दी टूटेगा, या F जल्दी टूटेगा? विच विल ब्रेक अर्लियर? बहुत सीधी सी बात है, वो भी कार्बन छोटा सा। R में क्या है? कार्बन है। कार्बन छोटा सा, आयोडीन इतना बड़ा है। तो यानी कि हमेशा I नेगेटिव एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये जल्दी टूट जाएगा और ये जल्दी रिएक्शन देगा आपका SN1 रिएक्शन। इसमें लिखेंगे बेटर इज द लिविंग ग्रुप, better is the leaving group, more is the rate of reaction. Better is the leaving group, more is the rate of reaction. तो लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होता है? लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होता है? I नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर Br नेगेटिव,
फिर Cl नेगेटिव और फिर F नेगेटिव। तो ये लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर हो गया। तो इसके बेस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन क्या हो गई? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन, सबसे ज्यादा आयोडाइड रिएक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ब्रोमाइड करेंगे, फिर उसके बाद क्लोराइड करेंगे और उसके बाद फ्लोराइड करेंगे। दिस इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और इस ऑर्डर के पीछे रीजन क्या है? कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है? जो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छे से टेस्ट, उतना अच्छे से लीव कर जाएगा, और जितना अच्छे से लीव करेगा उतने अच्छे हिसाब से आपका रिएक्शन होगा। तो ये तो 3 चीजें हो गई जो रिएक्शन में तुम्हें दिखाई दे रही थी। और क्या दिखाई दे रहा था रिएक्शन में? रिएक्शन में दिखाई दे रहा था तुम्हें कि हेलोएल्केन है तो हेलोएल्केन 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री रिएक्ट करेगा, फिर 0 डिग्री रिएक्ट करेगा। उसके बाद था न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता है। एंड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता SN1 में। उसके बाद आपका कौन सा आ गया? उसके बाद आपका आ गया लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप जो जितना बेटर है उस हिसाब से हम चल सकते हैं। अब उसके बाद आ गया हमारा 4th पॉइंट जो हमें दिखाई नहीं देता पर रिएक्शन में ऑपरेट करता है, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए, ये है आपका एल्काइल हैलाइड। अब सॉल्वेंट 2 तरह के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। मान लो हमने इसमें पोलर को तो पता है ना आपको, चार्ज सेपरेशन होता है जिसमें पहली क्लास में ही बता दिया था ऑर्गेनिक की। नॉन पोलर में होता है नो चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो जो आपका हेलोएल्केन है इसमें जब हम पोलर सॉल्वेंट डालते हैं, लेट अस सपोज कि इसमें पोलर सॉल्वेंट डालते हैं, तो पहले तो ये ऐसे टूट गया, कार्बोकटायन बन गया और X नेगेटिव। देखो यहाँ पे तो कोई चार्जेस नहीं थे, या आप पार्शियल चार्जेस लगा सकते हो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे तो ज्यादा चार्जेस हैं, तो आप बोलोगे ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, कार्बोकटायन। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट या कार्बोकटायन में क्या होता है? आप बोलोगे कि जो आपकी द रिएक्टेंट्स आर लेस पोलर, रिएक्टेंट्स में इतनी पोलैरिटी नहीं है, बट इंटरमीडिएट इज मोर पोलर। इंटरमीडिएट इज मोर पोलर। यहां वाला राइट हैंड साइड, यानी कि जो पहले स्टेप का राइट हैंड साइड है वो ज्यादा पोलर है, उसमें टोटल प्लस और टोटल माइनस है, और यहाँ पे पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है। द रिएक्टेंट्स आर लेस पोलर बट द इंटरमीडिएट इज मोर पोलर, सो द पोलर सॉल्वेंट affect the पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर देंगे इंटरमीडिएट को। पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट्स more, hence SN1 reactions takes place at large speed in the polar solvents, at large rate in the polar solvents.
ठीक है, SN1 रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा जल्दी से होते हैं। उसका रीजन एक बार पढ़ लो, फिर से बता देती हूँ। रीजन इज क्वाइट सिंपल। लेफ्ट हैंड वाली स्टेट ज्यादा लेफ्ट पोलर है, राइट हैंड साइड वाली स्टेट ज्यादा पोलर है। तो जो आपका पोलर सॉल्वेंट होगा वो रिएक्शन को राइट साइड खींचेगा, राइट साइड खींचेगा तो स्पीड बढ़ेगी, प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए पोलर सॉल्वेंट डालने ज्यादा बढ़िया है SN1 रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल उससे मिला जुला के चलते रहो। सबसे पहले क्या आता था, एल्काइल हैलाइड आया था। तो नेचर ऑफ द हैलोएल्केन्स, हैलोएल्केन्स की नेचर कैसी है, ठीक है। हैलोएल्केन में आपका 1 डिग्री हो सकता है, हैलोएल्केन में आपका 2 डिग्री हो सकता है, ये देखो ऐसे थे ना हैलोएल्केन्स, ये सब हैलोएल्केन्स हैं। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। अब बेटा बहुत सीधी सी बात है, इसमें कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा, तो कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा, तो रिएक्शन की स्पीड किस चीज पे डिपेंड कर रही है। आप देखो SN2 रिएक्शन के फ्लैशबैक में चले जाओ एक बार। SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, और ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के कितने बॉन्ड थे बेटा, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड था। हाँ 5 हैं बेटा, शायद आपको एक दिखाई दे रहा है, मैं नंबर डाल देती हूँ, आपको शायद यस सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है। ये वैसे तो 5 हैं, ठीक है। तो कार्बन के 5 बॉन्ड हैं टोटल बने हुए, और 5 बॉन्ड वाला कार्बन हाईली अनस्टेबल होता है। तो आप सोचो कि अगर आपके पास इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे और इसमें एक और आके 5 बॉन्ड बना लेगा तो बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं रिएक्ट कर सकता, इसमें नेचर ऑफ हैलोएल्केन बिल्कुल अपोजिट जाता है। तो ये हो गया रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन। रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक फैक्टर के। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ कितनी है, स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना स्लो होगा रिएक्शन। तो यहाँ पे तो भारी भरकम ग्रुप लगे हुए हैं, तो जितने ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उतनी रिएक्शन की स्पीड स्लो है, ठीक है। तो इसलिए 3 डिग्री में सबसे कम होगा रिएक्शन। ये बिल्कुल SN1 से ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बिल्कुल नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ द हैलोएल्केन, पहला पॉइंट कवर। सेकंड पॉइंट फिर से नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल के लिए फॉर SN2 रिएक्शन मैंने पहले भी बताया था, SN2 रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, यानी कि ये SN1 की तरह नहीं है, इसमें न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है रेट, इसी के लिए इसको SN2 कहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। चलिए अब हम देखते हैं वही वाला क्वेश्चन जो मैंने पीछे दिया था। एक वाटर ले लो, एक OH नेगेटिव ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव ले लो,
C2H5O नेगेटिव ले लो। ये चार चीजें ले लो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब इनमें देखते हैं कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो जियो के हिसाब से, GOC के हिसाब से चलें तो यहाँ पे जो आपका डोनर ऑर्बिटल है वो है NB नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे है NB नेगेटिव, यहाँ पे है, ये तो आपको पहली क्लास में ही सिखा दिया ना, नॉन बॉन्डिंग भी है, लॉन पेयर भी है और नेगेटिव भी है। यहाँ पे भी लॉन पेयर भी है और नेगेटिव भी है। तो आपका डोनर एबिलिटी या किसी को इलेक्ट्रॉन अगर देने हैं न्यूक्लियोफाइल ने, वो किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है NB नेगेटिव की। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है NB नेगेटिव का, उसके बाद होता है NB का, उसके बाद होता है पाई का, उसके बाद होता है सिग्मा का। ठीक है, तो NB नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद NB। तो इसका मतलब तो ये तो ट्रू हो गया कि A का ऑर्डर सबसे कम होगा। अब बाकियों में कैसे चेक करेंगे? इसमें देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ये किसी और को क्या देगा? इसके तो अपने ही घर में इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहे हैं, तो उसके बाद C आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन फेंकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो सबसे ज्यादा D होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर A होगा। आई एम रिपीटिंग इट। इसमें लॉन पेयर ही है सिर्फ, तो नॉन बॉन्डिंग से देगा। इसमें लॉन पेयर से नेगेटिव है, इसमें भी लॉन पेयर से नेगेटिव है, इसमें भी, तो ये तीनों में NB नेगेटिव है। तो जिसमें NB नेगेटिव है वो अच्छे से डोनेट करेंगे NB से, तो NB वाला लास्ट में आ जाएगा। बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, इसलिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो C आएगा। इनमें से इसका एक्स्ट्रा इफेक्ट है प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे, तो फिर आपका D आएगा और उसके बाद B आएगा। तो ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। ये सेम है दोनों में, नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप ये बिल्कुल सेम है, एक्सप्लेनेशन भी सेम है। बेटर इज द लीविंग ग्रुप, more is the rate of reaction। ठीक है, जितना ज्यादा लीविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना ज्यादा रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे मेरे पास एक RI था, एक RBr था, एक RCl था, एक RF था। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब लीविंग ग्रुप कौन सा बेटर है वो तो मैं पहले भी बताया था। लीविंग ग्रुप टेंडेंसीज क्या होंगी? लीविंग ग्रुप टेंडेंसीज होंगी सबसे ज्यादा I नेगेटिव, फिर उसके बाद Br नेगेटिव, फिर उसके बाद Cl नेगेटिव और उसके बाद F नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये आपका होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है जी, ये दोनों में सेम था बेटा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 भी सेम था और SN2 भी सेम होगा। लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये भी बिल्कुल ऑपोजिट होगा इससे। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, फिर से वही बात, सॉल्वेंट कितने टाइप के आते हैं? सॉल्वेंट दो टाइप के आते हैं, एक हो गया आपका पोलर और एक आपका हो गया नॉन पोलर। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को देखो। इसमें जब आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हो तो यहाँ पे कहीं पे भी पोलैरिटी नहीं आती। यहाँ पे बेटा कहीं पे भी पोलैरिटी नहीं है बहुत ज्यादा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और आगे जाते जाके तो बिल्कुल ही
आपका बन जाता है CH3Mu plus Br negative. Non-polar solvents or the less polar solvents increases the rate of SN2 reactions. नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट से SN2 रिएक्शंस का रेट, SN2 रिएक्शंस की स्पीड बढ़ती है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? पहले पोलर से बढ़ती थी, अब नॉन पोलर से बढ़ती है। इसके साथ फैक्टर्स, ग्राफ और कैसे होते हैं रिएक्शन वो कंप्लीट है। अब यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन करा रही हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास पेपर में आ गया बेंजाइल क्लोराइड, इतने ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइल। IUPAC नेमिंग में भी कराया था स्टार्टिंग में, Cl लगा हुआ है। तो दिस इज अ बेंजाइल क्लोराइड। इस बेंजाइल क्लोराइड में हमने क्या किया, इस बेंजाइल क्लोराइड में हमने कर दिया आपका कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसका न्यूक्लियोफाइल हमने CH2Mu plus Cl नेगेटिव ऐसे कर दिया। सोच के बताओ कि ये SN1 होगा या SN2 होगा। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू थिंक। सोचो, फैक्टर्स रिवाइज करो और बताओ। यस बेटा, इज इट SN1 और SN2? देखिए ये वाला कार्बन जो Cl से जुड़ा है ये आगे एक कार्बन से अटैच है, तो देखा जाए तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कैसे चेक किया, जिस कार्बन को हैलोजन से जोड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा होता है उस हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है और 1 डिग्री हेलो एल्केन के हिसाब से इसे जाना चाहिए SN2 में, पर ये SN2 में नहीं जाता। इसका करेक्ट आंसर SN1 है। उसका कारण क्या है, जब भी किसी रिएक्शन में SN1 या SN2 चेक करना हो, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना के देख लो। अगर किसी का रिएक्शन, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, रिएक्शन तो करना ही नहीं है। अगर उस रिएक्शन का कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो वो हमेशा SN1 में जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन बना लिया हमने Cl नेगेटिव, ये स्टेप 1 हो गया। ये जो कार्बोकेटाइन बना ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है
और जो आपका बेंजाइल कार्बोकटायन है वो स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। दिस इज CH2 प्लस, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखो कितनी सारी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आपका CH2, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, और लास्ट में ये वापस चला जाएगा। तो आप इसमें एक लाइन में लिख सकते हो कि बेंजाइल कार्बोकटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस मैंने आपको दिखा दिया बना के, बेंजाइल कार्बोकटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो बहुत सीधी सी बात है, ये बनेगा तो ये SN1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोकटायन सिर्फ SN1 में बनते हैं। तो चाहे ये प्राइमरी भी है तब भी ये SN1 ही देगा। नेक्स्ट है एलाइल कार्बोकटायन। एलाइल हैलाइड अंडरगो SN1 और SN2। कैसे पता लगाओगे? अब एलाइल हैलाइड किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ अगर हैलोजन लगा, इसमें भी कोई न्यूक्लियोफाइल आया और इसने भी अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया, ठीक है, और Cl नेगेटिव को बाहर लगाया। थिंक अबाउट इट कि ये SN1 देगा या SN2 देगा। थिंक। मैम 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। मैम लिख लिया। तो इसके बारे में सोच के बताइए। यस, SN1 और SN2 कौन सा रिएक्शन होगा ये? नो आंसर। Exactly same as we have done in the last. मैम SN1। हाँ जी, SN1। जिस कार्बन के साथ Cl जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो देखने को तो आप बोल सकते हो कि 1 डिग्री है, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 देते हैं। पर मैंने आपको क्या सिखाया है? आपको हमेशा कार्बोकटायन बना के देखना है। अगर आपका कार्बोकटायन स्टेबल बनता है तो वो SN1 होगा, क्योंकि वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये कार्बोकटायन हो गया, ये Cl नेगेटिव हो गया। तो इसको इससे ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस इज अ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
Cl प्लस। तो ये भी तुम्हारा है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखो ये रेजोनेंस आ गया ना यहाँ पे, ये भी है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन जहां जहां पे भी होगा वहां पे आपके पास SN1 रिएक्शन होगा, चाहे वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही क्यों ना हो। क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सही है मानसी, क्योंकि क्वेश्चन हेलो एल्केन कैसा है उस पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका हेलो एल्केन कार्बोकटाइन स्टेबल बनाता है या नहीं बनाता। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन। अच्छा चलो अब तुम लगाना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की तरफ क्या रिएक्टिविटी है? ये A है, ये B है, C है। थिंक अबाउट इट क्विकली, think about it same कि whether it is having a tendency to show the SN1 SN2 SN1 की तरफ ही दिखाना है और कौन ज्यादा दिखाएगा। जल्दी थिंक अबाउट इट क्विकली। ऐसा नहीं है बेटा, ऑर्डर लगाओगे ना ABC में से, उसके हिसाब से बताओ। नो आंसर। ये कौन से टाइप का कार्बन है, कितने डिग्री का, जिसपे मैंने रेड कलर से डॉट लगाया? जिस कार्बन के साथ Br लगा है ये एक इससे 2 से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। जिस कार्बन के साथ Br लगा ये आगे 1 से जुड़ा है, ये 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। जिस डिग्री पे डॉट लगाया है ये 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। तो आपको देखना तो आना चाहिए ना कम से कम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? SN1 में तो सीधा सा हिसाब किताब है कि जो स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड द SN1 क्या होगी? 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि A की सबसे ज्यादा होगी, फिर B की होगी और फिर C की होगी। तो here you have to check out for the degree of the कार्बोकटाइन फॉर्म। कार्बोकटाइन किस डिग्री का फॉर्म होता है वो डिसाइड करेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। यू हैव टू रिवाइज दिस SN1 एंड SN2। इसके बेस पे नेक्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। वी आर गोइंग टू वाइंड अप द चैप्टर, और इस चैप्टर के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे ताकि थोड़ा फिजिकल पढ़ के आपको ऑर्गेनिक के लिए टाइम मिल जाए। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद वापस से फिर उस पे आएंगे अल्कोहल्स फिनॉल्स पे। ये 2 ही चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट टर्म के बस। चलो ठीक है बेटा, चेक केयर, रिवाइज करो इसको अच्छे से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग।